हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है, अरेंजमेंट है मेरा बेसिकली। तो आज हम लोग जो हमने यानी कल के लेक्चर में जो देखा था, तो हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। तो सबसे पहले हमने पर्यावरण को समझा कि आखिर में पर्यावरण है क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आपका मानव निर्मित भी पर्यावरण हो सकता है या केवल प्राकृतिक पर्यावरण है, और प्राकृतिक पर्यावरण है तो उसमें कौन कौन से अंग, कौन कौन सी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हमने आपका देख लिया और गौर किया। अब आप मुझे बताइए बच्चों, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी है आपका पर्यावरण से संबंधित, आप मुझसे पूछिए। देख लिया? चलिए। और पर्यावरण का घटक के रूप में भी हमने इस पर आपका बात कर ली। चलिए, तो हमने प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित, इन चीजों पर सबका हमने आपका देख लिया और बैठ के बात करी। यहाँ तक हो चुका है, आगे बढ़े। जैव मंडल इत्यादि को, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से देख लिया, बात कर ली। इन सब पर हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे करके देखिए। सबसे पहले आप देखिए जल के क्षेत्र को जल मंडल। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जल के क्षेत्र को जल मंडल। जल के विभिन्न स्रोत, नदियां, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे जलाशयों से मिलकर सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के अनेक चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो वायु की फैली पतली परत को हमने क्या कह दिया? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे हुए है। तो अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी पर वायुमंडल किसके कारण है, तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। तो पहला पॉइंट लिखिए कि जल क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसमें आपका नदी, झील, समुद्र, महासागर, तालाब और विभिन्न जलाशय से मिलकर बनता है। ठीक, ये लिखिए। तो पहला पॉइंट ये लिखना है। और दूसरा पॉइंट में आपको नोट करना, हाईलाइट करना है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को थामे हुए है। कैसा है? थामे रखा है। और सूर्य की उड़ने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा। चलिए, स्कूल जाते समय आपको आसमान ध्यान रखें कि वर्षा हो रही है, साफ है, धूप निकल रही है, ये सभी देखें। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे? वायुमंडल। तो कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित हैं। वायु में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल और जीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर ये सारी संभावनाएं बनाते हैं। तो परितंत्र क्या है, क्या उसकी चीजें हैं, ये हमको देखना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं परितंत्र। परि मतलब जो हमारे चारों ओर है, तंत्र मतलब होता है सिस्टम। रवि, कक्षा में सीएनजी, क्या कह रहे हैं? एनसीसी, सॉरी, एनसीसी कैंप में
एनसीसी कैंप में जस्सी आश्चर्यचकित है कि कितनी मूसलाधार वर्षा होती है। क्या कह रहे हैं कि वो देखकर चौंक गया कि एनसीसी कैंप में कितनी मूसलाधार का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं मूसलाधार वर्षा। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तो जेसी कहाँ का है? बेसिकली आपका केरल का है। तुम सब आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों से लगातार बारिश होती है। तो वो कह रहा है कि आप लोग आओ और केरल को देखो कि कैसे बागान है, उन बागानों में कैसे कंटिन्यू क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है। अच्छा, नारियल क्या केवल आपका जो है खाली केरल में मिलता है या भारत के और किसी राज्य में मिलता है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा, बताइए कहाँ मिलता है? चलिए देख लिया इतना। अब देखिए तभी क्या हुआ, तभी कोई एक बच्चा निकल कर आया। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है। अब कोई बच्चा जैसलमेर में है तो उसने कहाँ कभी वर्षा देखी होगी, क्योंकि वहां तो रेगिस्तान है और वर्षा तो वहां बहुत कम होती है। दूर दूर तक केवल आपके कीकर, एक पेड़ होता है कीकर का, और रेत ही नजर आता है। लेकिन वहां ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, ऊंट? देखा ऊंट? हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलता ही है। जब तुम रेगिस्तान जाओगे तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया और विभिन्न स्थानों पर जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न हैं क्योंकि उनका एक दूसरे से संबंध है। कैसा है उनका? एक दूसरे से आपका संबंध है। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित है। प्राय वे एक दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। जीवधारी का आपस में पर्यावरण के बीच संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे ताल भी एक परितंत्र के हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि पार्क में रवि और उसके मित्र को देखा है, वह एक परितंत्र बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एक वो आपका परितंत्र आपका। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। उसका जीवन सरल था एवं आसपास में प्रकृति आवश्यकता पूरी होती है। समय के साथ ही कई की आवश्यकता भी बढ़ती है। मानव पर्यावरण के उपयोग और उससे परिवर्तन के कई तरीके आपके निकले हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। पहियों का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अनाज उपजा और वस्तु विनिमय प्रणाली की पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ, विकास हुआ। क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। तेज परिवहन प्रारंभ हुआ। सूचना की क्रांति पूरे विश्व में जाहिर हुई। क्या आप जानते हैं कि गर्मी और रसीले तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद है? क्या कभी आपने महसूस किया करा है, जब गर्मी होती है तो हमको तरबूज पसंद है, सर्दी होती है तो हमको भुनी हुई आपका मूंगफली खाना पसंद है। और प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच ही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और उसका उपयोग करना चाहिए। कैसा रहना चाहिए?
समरसता, एक दूसरे से मिलजुल कर जब हम रहेंगे हम क्या बोलते हैं उसको, समरसता कहते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए, तो हम समरसता के साथ एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहेंगे तो भी तो आपकी समरूह क्या होगी, समरसता। ठीक है, तो ये हमको समरसता भी सिखाते हैं। चलिए बढ़ जाए आगे। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। कहाँ की है, मिजोरम। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि उसकी वजह से देखकर नूरी ने उसे अपने यहाँ छुट्टियों में घर मिजोरम आने को कहा। रवि शिक्षक सभी बच्चों से कहता है कि छुट्टी पर वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य और घर और लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बना के लाएंगे। आप जहां भी जा रहे हैं, आप चाहे तो केरल जाइए, तो केरल में देखना है कैसी क्लाइमेट है, क्या क्या चीज पैदा होती है, लोग कैसे हैं। मिजोरम जा रहे हैं तो भी, और राजस्थान जा रहे हैं तो भी, और आप जहां रह रहे हैं वहां भी। ठीक है, ये आपको करना है, इसको हो गया। चलिए अब हम ये बाद में जाएंगे इन क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, बताइए। प्राकृतिक परितंत्र नहीं, कौन सा नहीं होगा बच्चों। अगला है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण का परितंत्र नहीं है, बताइए। मरुस्थल प्राकृतिक का बनाया और आपका वन भी, तार मतलब तालाब प्राकृतिक भी हो सकता है और आपका मानव निर्मित भी हो सकता है। इनमें से कौन सा मानवीय घटक नहीं है, मानवीय घटक नहीं है। स्थल, लैंड, धर्म भी और समुदाय भी, आप कम्युनिटी क्या है, ये आपका मेन फॉर्मेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित है। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, सड़क। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, बताइए। पर्यावरण के लिए क्या खतरा है बच्चों, सोच के देखिए। पादक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, या आपका फसल वृद्धि। तो ऑब्वियस बात है जनसंख्या वृद्धि ही खतरा है। देखिए करिए इनको, जिन बच्चों ने नहीं किया है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार घर जाकर जरूर देखिएगा और आप इनको रिवीजन करिए। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।